महंगाई का तो गरीब पे असर ही नहीं होता भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? ये स्टेक खाने वाले लोग हैं, स्टेक, जिन पर असर होता है इन सब चीजों का। ये जो बजट आता है सालाना, ये गरीब आदमी के लिए थोड़ी होता है, गरीब आदमी को थोड़ी फर्क पड़ता है इसका। स्टेक खाने वालों को फर्क पड़ता है इसका, स्टेक खाने वालों को। यही तो इस मुल्क का प्रॉब्लम है, इस हुकूमत का प्रॉब्लम है कि स्टेक खाने वालों के लिए सोचा जाता है। हर चीज स्टेक खाने वालों के लिए बनाई जा रही है। पॉलिसियां उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो स्टेक खाते हैं, बिकॉज these people have no stake in this country. That's why. ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो stupid लोग इस तरह की, सॉरी टेकन वर्ड्स बैक, वापस ले लेता हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, इन्हें हस्फ कर दिया जाए। मेरा गुस्सा जायज है। उसकी वजह यह है कि वी हैव बीन सेइंग दिस बोगस and stupid logic to hurt this nation for so long. We have hurt this nation. The price of petrol is increased. The people who eat steak are not affected. The common man of this country is affected when you increase the price of petroleum products. You don't affect those who are eating a steak. Because the people who are eating steak, they don't care two hoots about the petroleum prices. They are not concerned about petroleum prices. They are driving such cars that are gas guzzlers. They do not measure their petroleum in liters, they measure their petroleum in gallons. That is the problem. ये हमारा प्रॉब्लम और हमारा इशू है कि हमारा गरीब से राब्ता सिर्फ अपनी नौकरानी, अपनी मेड, अपने चिपड़ासी और अपने ड्राइवर के जरिए है। वी आर नॉट कनेक्टेड टू द मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। आजकल मैं देख रहा हूं इंडिया वाले मेरी क्लिपें बहुत चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। बेटा, मैं अपनों को नहीं छोड़ता, तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच लो आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो ये मैं आपको बता दूं, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। पॉवर्टी इज अ मेजर इशू। लेट्स ट्राई टू फाइट पॉवर्टी एंड लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व द इशू इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग इट फर्दर। वी एज अ नेशन वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यू एज ए नेशन इंडिया डू नॉट वांट टू रिजॉल्व द इशू। चलें आगे, चलिए भाई मियां, आप समझने की कोशिश करें कि यह मिनी बजट और यह पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किस हद तक नुकसानदेह होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब इदरीस जी मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, मारूफ तज्जियाकार भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील रामे साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं दोनों को शो में। यहां पे इदरीस जी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। काफी देर से प्रोग्राम के आगाज से पहले भी हम लोग आपस में बात कर रहे थे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में, और बराह रास्त आपकी जानिब जाता हूं। सर, ये तो आप लोग स्टेक खाने वालों के ऊपर इफेक्ट होगा मिनी बजट का, ये हम पे क्या इफेक्ट होगा? वी आर नॉट बॉदर्ड, एनीथिंग कैन हैपन टू यू, यू नो, यू आर ईटिंग स्टेक्स आफ्टर ऑल। जी स्टेक ईटर्स ऑफ दिस कंट्री। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, स्टेक भी खा लेते हैं हम, लेकिन हम साथ साथ स्टेक होल्डर्स हैं। वी आर नॉट अमोंग्स दोस्त के जिनके यहाँ पे कोई स्टेक नहीं लगा हुआ है और वो फॉरेन जो है अपना जो कमा करके बाहर बेचते हैं। हमने जो कुछ भी कमाया इसी मुल्क में लगाया है और इसी मुल्क में लगाते रहेंगे। इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मरना है इंशाल्लाह। द थिंग इज, आपका गुस्सा, आपकी जो पॉइंट है वो बिल्कुल बजा है। देखें, अगर आप स्टेक खाने वालों में मेरा शुमार करते हैं तो ये सुन लीजिए कि जब स्टेक खाने वाला भी इफेक्ट होगा तो जो गरीब आदमी है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। वजह यह है कि जो हम कमाते हैं तो उससे जॉब क्रिएट होती है, फैक्ट्रीज रन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ज़र मुबादला बाहर से आता है। अगर यही चीज़ स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो इससे ना स्टेक खाने के काबिल रहेंगे, ना सब्जी खाने वाला कोई बाकी रहेगा। आपने अभी जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो आया है, जो कि एक समझें कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर एक एटम बम
बन करके साबित हो रहा है। मैं थोड़ी सी 1-2 मिसालें आपको देना चाहूँगा फ्री जोन की। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि पाकिस्तान में कराची में सबसे बड़ा स्टेक है, यहाँ पे स्टेक खाने वाला नहीं, जहाँ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, इसके बाद सियालकोट और दूसरी जगहों पर भी है, जो कि तकरीबन $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है, जिसकी एक्सपोर्ट जो है 1 बिलियन से। एक छोटी सी जगह पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं जिसमें लोकली और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर के ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। जिनका मकसद इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाना है। एग्जैक्टली, ना सिर्फ ज़र मुबादला बल्कि तकरीबन 60 से 65 हज़ार वर्कर्स उस छोटे से एरिया में काम करते हैं। अगर मैं कराची की मिसाल दूं तो कराची में तकरीबन 200-250 एकड़ पे ये है, जिसमें से बहुत सारा एरिया अभी डेवलप भी नहीं हुआ। तो ये 65,000 स्टेक खाते होंगे फिर? नहीं, 65,000 देखें, 65,000 स्टेक ना भी खाएं लेकिन 65,000 पेट भरकर खाना जरूर खा के सोते हैं। अगर उनके ऊपर ये एटम बम मारेंगे तो वो इंडस्ट्रीज बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद होगी तो ये 65,000 एम्प्लॉयज जो कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हैं वो सब्जी खाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अब आपको एक मैं मिसाल देता हूं कि इन्होंने सेल टैक्स लागू कर दिया है हमारी इंपोर्ट्स पे, चाहे वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करें। मैं इसका थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इसको सही टर्मिनोलॉजी आप बता रहे थे, री एक्सपोर्ट बेसिकली। देखें, ये होता ये है कि इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, इंडस्ट्रीज उसको मटेरियल बनाती है जैसे कि दूसरे एक्सपोर्टर्स करते हैं, और उसको वो वैल्यू एडिशन करने के बाद, और वैल्यू एडिशन भी ह्यूज उसमें होता है, 60-70% वैल्यू एडिशन होता है, जिसमें पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं वो शामिल होता है, जिसमें बिजली, गैस, पानी वो शामिल होती है, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल होने के बाद वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और 100% एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे। अब उस पर सेल टैक्स लागू कर दिया गया है, जीएसटी 17%। अब मुझे एक बात बताएं कि 17% अगर हम इंपोर्ट पे दें और उसके बाद वो 100% रिफंड का पे क्लेम करें, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या जो सब्जी खाने वाली आवाम है उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है कि 1 करोड़ रुपए का वो इंपोर्ट करता है तो 17 लाख उसने गवर्नमेंट को दे दिया और 17 लाख अगले महीने वो उससे रिफंड ले लेगा, उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर वो पाकिस्तान भर से कोई माल इंपोर्ट करता है, लेकिन आपको टेंशन तो होगी ना, और टेंशन देके मजा आएगा। आपने एक चीज सुनी होगी, उसे कहते हैं सेडिज्म, दूसरे को तकलीफ देके मजा लेना, वो तो होगा ना, वो मजा तो आएगा ना। आगे चलता हूं मैं आपके साथ, आगे मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं। सॉरी सर, माय सरकेज़म इज जस्टिफाइड हियर, क्योंकि देखें जितनी सारी चीजें इस तरह की होती हैं उनका पर्पस फिर क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहां पर शकील रामे साहब आपकी जानिब आता हूं। शकील रामे साहब, बात कुछ ऐसी है कि बताया गया है, वैसे तो स्टेक आप भी खाते होंगे शौक से, तो आपकी लाइफ भी इंपैक्ट होगी इससे, तो कॉमन मैन के ऊपर इसका इंपैक्ट जो है वो सिर्फ 2 अरब कह रहे रुपए का होगा। तो सर आप ये करें, हमसे 9-9 रुपए ले लें आप, प्लीज मिनी बजट ना लाएं। आप क्या कहते हैं आप? जी देखें, आपने मुझ पे तो इल्जाम ही लगा रहे हैं कि स्टेक का मुझे इतना नहीं है, हम तो रोटी खाने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं जी जी, कि जो कि बड़ा हम्बल सा बैकग्राउंड रखते हैं। जी जी जी। बात यह है कि जो इकोनॉमी होती है उसको सुधारने के लिए विजडम चाहिए होती है। अब ये बात तो खत्म हो जानी चाहिए पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था क्या नहीं किया था। देखिए, अगर हमने पिछली गवर्नमेंट के किस्से सुनने हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए लोगों ने आपको इसलिए सिलेक्ट किया था कि आप उन मसाइल का हल निकालेंगे, जी जी, ना कि उन मसाइल को मजीद कॉम्प्लिकेट करेंगे। हम आपसे मसाइल का हल सुनना चाहते हैं। अभी आपने देखा मसाइल के हल कैसे होते हैं, मैं आपको छोटी छोटी मिसाल दूंगा। आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे थे, राइट, कि ये बढ़ गई है, उसका गरीब आदमी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन को पेट्रोल मिलता है वो पैसों में नहीं मिलता, उनको लीटर में मिलता है। उनके लिए चाहे वो पेट्रोल 10 लीटर हो, क्या कहते हैं, प्राइस 10 रुपये हो जाए, चाहे 1000 रुपया हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो पेट्रोल है उनको वो लीटर उनके लिए फिक्स है। इसी जब ये जो फिक्स लीटर है, ये फिर प्राइस किससे निकलेगी? आम आदमी से निकलेगी। एक तो चीज ये है कि जब आप मुलाजमत में आते हैं तो आपको क्या कहते हैं कि आपके पास चॉइस आया ना, आपको कोई डंडे के जोर पे तो नहीं ना लेके आया। आप तो कहते हैं जी हम कौम को सर्व करने आए हैं। जब सर्व करने आ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हम आपके नाज नखरे भी उठाएं। तो ये चीज है कि हमें ये चीजें जो है फिक्स करनी पड़ेंगी। अब जो बात हम कहते हैं ना रिफॉर्म करनी चाहिए, वो रिफॉर्म का दौर गुजर गया अली साहब, अब रीसेट का वक्त आ चुका है। अगर हमने अभी भी मतलब देखे ना, हमारी इकोनॉमिक रिवाइव जो हम बात कहते हैं, ये हम टैक्स रेवेन्यू से बढ़ा रहे हैं। टैक्स किससे ले रहे हैं? एक तरफ आपका जो क्या कहता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहता है मैंने कॉम्पिटिटिव होना है ग्लोबल मार्केट में, मुझे टैक्स में छूट दो। तो दूसरी तरफ से आपको कहते हैं जी हम अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने लगे हैं, तो किससे लेते हैं?
अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वेब बन जाती है कि यानी मुर्गी पे लिया कि अंडा पे लिया, हमने कैसे मूव ऑन होना है। फिर हम बात कर रहे थे कि हमारा जब तक हमें इसमें टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में सिर्फ टैक्स नहीं होता, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है जिसमें स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज मेजर रोल प्ले करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज को हमने वाइट एलिफेंट बना दिया है। अब देख लेना, स्टील मिल है, इसके कितने ग्राहक हैं, कितने कस्टमर है, हर बंदा कहता है बेच दो। मुझे एक चीज समझा दें, ये मैं आपके साथ अदरीस साहब भी बैठे हैं, ये भी बिजनेस से हैं। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा वो कोई ऐसी चीज खरीदे जिसमें उसको पता हो जो लास्ट में जाएगी? यस, कोई एक बिजनेसमैन मुझे बता दें दैट्स अ वो पॉइंट। ऐसी चीज खरीदनी चाहे कि जिसका पता हो वो लास्ट में जाएगी। इसमें इमेंस पोटेंशियल है। मसला कहाँ है? गवर्नेंस का। जब आपकी हर गवर्नमेंट आती है वहां अपने यानी कि आप देख लें शुरू से लेके आज तक अपनी मनपसंद बंदे बैठा देते हैं, ये नहीं देखते उसमें क्वालिटी क्या है। उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसको यस सर कह सके। जब आप यानी कि कॉम्पिटेंसी और उसकी पे बेसिस पे नहीं बंदे लेते तो मार्केट में पीछे रह जाते हैं। अब देखिए मैं एक और मिसाल देता हूँ, चाइना की मिसाल। तो आपको पता है मैं चाइना पे बात करता हूँ। अभी जब कोविड-19 आया, चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अपनी जेब से पैसे निकाल के लगा लिए, लोगों को रिलीफ दे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आपसे पूरा चाइना मॉडल सीखूं, लेकिन मुख्तसरन देखें चाइना में अभी भी देखें उनका ऑलमोस्ट 30% जो उनका जीडीपी का है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से आता है। उन्होंने कैसे मैनेज किया? उन्होंने अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के दरमियान कंपटीशन किया। मतलब जब उनको टेलीकम्युनिकेशन में उनकी 4 कंपनी, 3 है कि 4 कंपनी, उनको कहा जब कंपीट करेंगे कि जो बेस्ट होगा हम उसको रिवार्ड करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं आप चिल होके बैठे रहें, कोई मसला नहीं, आप गवर्नमेंट के सर नौकर हैं तो आपको मिलता रहेगी तनख्वाह। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को आपने बिजनेस मॉडल पे चलाना है। जब आप वो चलाएंगे, मतलब आपके स्टील मिल है, अभी देखें अभी पाकिस्तान में स्टील मिल में फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे रशिया की जोन हो चाहे दूसरे पार्ट्स हो। क्यों? हम अभी ML1 बनाने जा रहे हैं। फिर हमारे कंस्ट्रक्शन का बूम आया हुआ अभी, जो कि हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन को और भी दे रहे हैं। इस अच्छा, सारे यहाँ प्रोसेस में एक लुकमा, एक छोटा सा, अभी प्यारे शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी से होकर आया हूँ सर। कराची वालों पर तो आप इल्जाम लगाते हैं कि चाइना कटिंग हुई है सर, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो एक मेरे ख्याल से 1 इंच नहीं छोड़ा, काट काट के बेड़ा गर्क कर दिया। हर जगह हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। एयरपोर्ट जो नया बनाया तलागंग, मेरा मतलब फतेह जंग पे, वहां से शुरू हुए हैं सत्यानाश पूरे लिविंग एनवायरनमेंट का, AQI का। मुख्तसरन आपको बता रहा हूं सर, मैं कहता हूं इस तरह के कंस्ट्रक्शन बूम को ना लाएं, बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। यहां तो दिख जाता है चाइना कटिंग वगैरह, वहां जो गंद हुआ है उसको कौन पूछेगा? आप मुझे बताएं शकील साहब, टेल मी। वहां पे ना अमेरिकन कटिंग हुई है, आपने बड़े बड़े हिस्से हाथ मारे जी, छोटे छोटे नहीं मारे। इसलिए आपको वहां मारने वाले बड़े बड़े हाथ मारने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद की आप बात करते हैं ना आप, देखिए इस्लामाबाद एक प्लान्ड शहर था, अनफॉर्चुनेटली इसको अनप्लान्ड शहर कर दिया हमने। अब इसको हमने मादर पिदर आजाद कर दिया, जिस तरह चाहे आप सोसाइटी नजर आती है, इवन प्रोटेक्टेड एरिया में आपको रेस्टोरेंट्स और सारा कुछ नजर आ रहा है। वो इस्लामाबाद को तबाह हो ही रही है, इसमें कोई दूसरी शक की बात ही नहीं है। हम क्या क्या थक गए हैं कि आप क्या करें। देखिए जो होते हैं वाइज पॉलिसी होती है, वो शहर को आप एक्सपेंड नहीं करते, शहर को बड़ा नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शहर को बड़ा ना करें, नए शहर बसाएं। अब एक बंदा जिसको लिया या इंटीरियर सिंध में अपने घर में बैठे इंडस्ट्री मिल रही है, शहर कैसे बसते हैं? आप इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट करते हैं ताकि लोगों की लाइवलीहुड चले। अगर आप सारा कुछ एक शहर में कंसंट्रेट करते जाएंगे तो लोग तो माइग्रेट करेंगे, शहर तो एक्सपैंड होंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ बार बार कि आप इसको, हमें नए मॉडल की जरूरत नहीं है। ये मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 1400 साल पहले बता दिया था। और इसकी पूरी आप देखें, जब शहर छोटे रहेंगे आपकी गाड़ियां भी कम होंगी, AC भी कम होंगे, आपको दरख्त भी कम काटने पड़ेंगे, नए रोड भी कम बिल्ड करने पड़ेंगे, आपका एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। I didn't want to raise this point। या मैं इदरीस साहब को भी जरा शामिल कर लूं, दोबारा आपकी जानिब आता हूं। इदरीस साहब, you will be shocked to know, आपको लगता है ना कराची की लिविंग एनवायरनमेंट डेवस्टेट हो गई है, यहां पर जो इदारे काम करते हैं NGOs वगैरह, आप वहां जाएंगे लाइव, मैं आपको बता रहा हूं डिसरप्ट हो गई है पूरा GT रोड। एक हाउसिंग सोसाइटी है, लेफ्ट एंड राइट। पीर बाबा ने यहां पे शहर से थोड़ी दूर आपको पता है कुछ बनाया था, वो तो आपको पता है रेगिस्तान में भी एड़ी मारते हैं, पानी निकल आता है, समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वहां पे पीर बाबा दाएं हाथ पे भी बाएं हाथ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, वैसे तो ये मैं बात नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन बूम की उन्होंने बात की
ऐसे कंस्ट्रक्शन बूम से तो आप पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हो सर। पाकिस्तान इज ऑन द थर्ड नंबर ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट बीइंग चाइना, सेकंड बीइंग इंडिया एंड नाउ पाकिस्तान। टेल मी 2% का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रहा, ये पोल्यूशन कहां से आ रही है? जी सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू एंटर दिस। हाँ सर, देखें प्रॉब्लम ये है कि चाइना बहुत जरा इंप्रूव हो गया, अब चाइना नहीं रह के टॉप। आई विल गेट बैक टू दैट वन। जी मैं आपके पास जी देखें, नो डाउट कंस्ट्रक्शन और ये जो हाउसिंग स्कीम्स हैं ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की बेक वक्त में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आगे जो लोग फैमिलीज बढ़ रही हैं तो उनको भी घर रहने के लिए, फ्लैट्स रहने के लिए चाहिए, तो वो ज़रूरत तो है, बट प्लानिंग इज मैंडेटरी। प्लानिंग के साथ करें। देखिए दुनिया में अगर बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं उस कंट्री के लिए। उसमें ना सिर्फ इकोनॉमी चलती है बल्कि लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड भी मिलता है, वो ज़रूरी है। लेकिन अनप्लान्ड ना हो। आप जब अगर कोई हाउसिंग स्कीम निकालते हैं तो उसकी पार्किंग के लिए भी बंदोबस्त रखें, उसके पानी, बिजली, गैस के लिए भी बंदोबस्त करें, उसके लिए ना सड़कों का भी जाल बिछाएं। देखें, अगर एक किसी मुल्क को तरक्की देनी है ना, तो उस तरक्की को देने के लिए ये नहीं है कि मेरी प्राडो या मेरी लैंड क्रूजर चल के चले जाए। नो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। जब पब्लिक पहुंच सकेगी हर उस जगह पे तो मुल्क में तरक्की होगी। और पब्लिक उस वक्त पहुंच सकेगी जब आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और उस वक्त पहुंच सकेगी जब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो। आपने इस्लामाबाद की और पिंडी की बात की, तो वहां पे माय सिटी obviously I was born in Sialkot, but my original city is Sargodha, and that city has agricultural land all around. मैं उसका इकोसिस्टम और हैबिटेट डिस्टर्ब कर देता हूं ना, अगर मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाना शुरू कर देता हूं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द सिटी। मतलब इसी तरह मुल्तान है, मुल्तान में भी मैं रहा हूं, देयर आर मैंगो प्लांटेशंस ऑल अराउंड द सिटी। लेकिन अगर आप वो सारे काट देंगे और आप हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे तो आवर इंटायर कंट्री विल बिकम अ वेरी लार्ज हाउसिंग सोसाइटी एंड वी विल सेल आवर कंट्री इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स। हम अपने पूरे मुल्क को प्लॉट बना के बेच देंगे, और वही कर रहे हैं। हमारा बस नहीं चल रहा है कि हम बेच दें। वो बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक होता हूं। किसी सूरत में कोई दरख्त नहीं कटना चाहिए, किसी सूरत में कोई एग्रीकल्चर लैंड को ना इंडस्ट्रीज में तब्दील करना चाहिए ना रेजिडेंशियल में। देखें, अगर आबादी बढ़ रही है, घर चाहिए, तो उससे ज्यादा हमें खुराक चाहिए। अगर हमारे पास दरख्त नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम एक बीमार माशरे में हम वो सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयों पे खर्च कर रहे होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो भी ज्यादातर इंपोर्ट होती है। एंड प्लीज बी रिमाइंडेड, मैं नाजरीन को दोबारा याद कराता हूं कि पाकिस्तान के तमाम अहम शहर दरियाओं के किनारे या दरियाओं के नजदीक बने हुए हैं। अगर हम आबादी बढ़ाते हैं तो फुजला दरिया में फेंकेंगे और उसके नतीजे में हम अपनी वाटर रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके ऊपर मैं इदरीस साहब आपकी जाने वापस आता हूं। मैं मुख्तसरन यहां जाऊंगा। शकील साहब, एक अहम बात कहीं बीच में रह ना जाए, मुझे पेशकार बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन में इजाफा होगा या सिर्फ स्टेक खाने वालों का नमक और काली मिर्च महंगी होगी? जी जी शकील साहब। तो ये तो ऐसा सवाल है, ये तो आप किसी से पूछें आपको बता देगा। जारी बात है कि देखिए, कॉमन मैन, जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम बात करें, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मेजर चंक कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी पे। अगर आप उस एनर्जी, और हमारी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इंपोर्टेड ऑयल से प्रोड्यूस होती है, या इंपोर्टेड जो हमारा फॉसल फ्यूल है। जैसे वो बढ़ेगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो गरीब आदमी को उसका जरा पे करना पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। एक चीज। दूसरा, फिर जो अभी क्या कहते हैं, अब एक और तमाशा शुरू हो गया है, हर महीने आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। आपने फिर बढ़ा दिया 4 पे, अगले महीने फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो हमारी चालाकी है, सर्दियों में करते हैं ना हम। ये हमारी चालाकी सर्दियों में करते हैं ये काम। एक बात याद रखें, जो इकोनॉमी होती है ये चालाकियों पे नहीं चलती। इकोनॉमी होती है अक्ल पे चलती है। आपने अगर ये देखे ना, जिस अभी ये अदरीस साहब बात कर रहे थे, लोगों को सिर्फ घर नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का जो हम मॉडल बात कर रहे हैं ना, बूम, हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं आप नए इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट करें। आप जो बने हुए इकोनॉमिक सेंटर हैं उन पे बेतहाशा ना करते जाएं। आप देखेंगे, आप जब जैसे आपने मिसाल दी सरगोदा की, अब सरगोदा के इर्द गिर्द की जो जमीन है वो सोसाइटी बन जाएगी, तो वहां से ना तो आपको दूध मिलेगा, फिर ना अंडे मिलेंगे, ना कुछ चीजें मिलेंगी, आपको फिर दूसरी और जगह देखना पड़ेगा। यही सेंस है कि आप नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनाएं कि लोगों को सरगोदा आने की जरूरत ना पड़े, लोगों को कराची आने की जरूरत ना पड़े। कौन बंदा है जो चाहता है कि वो अपना, यानी कि माँ बाप की, अपने बड़ों बुजुर्गों की जगह छोड़ के जाए, उनकी कब्रें छोड़ के जाए? कोई नहीं चाहता। सब फ्यू होंगे, बस मेजॉरिटी ये होती है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप कभी ना करें। आप देखें ना, आप तो भी बड़ी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, किसी पीर बाबा का जिक्र कर रहे थे, आप कभी ना स्लम्स में जाकर देखें इर्द गिर्द लोग किस हालत में रहते हैं।
जिनका वोट भी नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, और फिर होता क्या, उनको लोग 2 नंबर से जमीनें बेच देते हैं। उनका अगर एक टावर बन जाए, वो बन जाए, वो कोई और लोग बन जाते हैं कि कुछ जमीनों बाद उनको पता नहीं होता उनके पास रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उनके घर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब हमें जो कि है कि मैं फिर वही बात करूंगा, चालाकियों से निकल के हमें अक्ल का थोड़ा सा। यहाँ पर इदरीस साहब मिनी बजट का भी थोड़ा जिक्र कर लें। चंद चीज़ों का खुलासा था जो हमने प्रोग्राम से पहले भी हमने डिस्कस किया था। मैं चाहूँगा ज़रा अगर उसके ऊपर ज़रा आप एलेबोरेट करते हैं, फिर मैं सम अप करूँ। जी देखिए, मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का आपको बता रहा था। ये 1980 में सदारती ऑर्डिनेंस, आई थिंक सो 4 ऑर्डिनेंस नंबर 4 था, जिसके तहत ये ईपीजेड को बनाया गया। एंड इट्स स्टेटेड दैट इट विल बी अ बॉन्डेड एरिया। अब बॉन्डेड एरिया के लिए ज़रूरी है कि वो ड्यूटी एंड टैक्स फ्री हो, ताकि उधर से खाम माल आप मंगवा करके उसको प्रोसेस करके दूसरे मुल्कों में वैल्यू एडिशन करके आप भेज सकें। इस वक्त जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एक्सपोर्ट है, मैंने आपको बताया 1 बिलियन, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि इसको आप इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। विद इन अ ईयर आप इसको डबल कर सकते हैं, विद इन अ 5 ईयर इसको आप 5-10 बिलियन तक भी पहुंचा सकते हैं। देखें, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री फॉल होती है वो है सेकेंड हैंड क्लोथिंग की, जिसमें दुनिया का जो है 26 बिलियन यूएस डॉलर की वो इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ चंद मिलियन डॉलर में वो एक्सपोर्ट हो रही है अभी तक। उसमें बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है और यहाँ पे कोई आपको इसके लिए स्किल्ड लेबर्स नहीं चाहिए, और सबसे बढ़ करके वहाँ पे वो लेबर खर्च होती है, वो लेबर इस्तेमाल होती है जिनको आप घरों में मासियाँ, मुलाजमा और इस तरीके से रखते हैं, वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग का ज़्यादा काम है। एक बेसिक है, कन्वेनर है, उसमें आपके रॉ इंपोर्ट पे भी है ना, आपको मशीनरी नहीं चाहिए। बेसिक आपने चीज़ मंगवाई, उसको आपने सॉर्टिंग की, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि मैन पावर खर्च होता है, और पाकिस्तान को इस वक्त उसकी ही ज़रूरत है ताकि जॉब क्रिएट हो। सबसे बड़ा सेक्टर है जो जॉब क्रिएट करता है वो ईपीजेड में। प्लस मैंने आपको जो ऑर्डिनेंस का बताया, अभी जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में जो मेरे ख्याल से तो लगता है कि गलती हुई है, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकता, अगर गलती नहीं हुई है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गवर्नमेंट की साइड पे, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम्स नहीं बने हुए कि जो उन्होंने 102 क्लॉज को विड्रॉ किया है उसके तहत अब हम पे यानी इन्वेस्टर्स पे जो है लागू हो जाएगा कि वो सेल टैक्स दें, और जबकि ना सेल टैक्स का कोई सिस्टम नहीं बना हो। इफ फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान के किसी शहर कराची से सपोज लिंक के लिए कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूं, तो जो मुझे सप्लायर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, अब एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है, अब वो किस तरीके से सेल टैक्स में दाखिल होगा, किस तरीके से वो मुझे देगा और मैं किस तरीके से रिफंड पे जाऊंगा। और जैसे बताया, मेक्स नो सेंस कि मेरा अगर करोड़ों रुपए की इंपोर्ट है, 17 लाख रुपए मैंने उस पर सेल टैक्स देना है, और अगले महीने सेल टैक्स को 17 लाख रुपए वापस लेना है। उस 17 लाख को वापस लेने के लिए हो सकता है मुझे रिश्वतें देनी पड़े, हो सकता है वो मेरे पैसे फंसे, और 17 लाख को रिफंड देने के लिए उनको एक डिपार्टमेंट बनाना होगा। 17 लाख गवर्नमेंट की पॉकेट से निकलेंगे, मुझे मिले ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट की पॉकेट से निकलेंगे। उस पॉकेट से निकलने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स आएंगे, स्टाफ बढ़ेगा, चीजें होंगी जिनकी तनख्वाहें जाएंगी, यानी 17 लाख रुपए देने के लिए गवर्नमेंट को उसमें मजीद लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट माइनस में जाएगी। सर इसीलिए तो ख्वारी के लिए बना है ना। देखिए, बंदा ख्वार होगा, जूते चटखाएगा, चक्कर लगाएगा सरकारी दफ्तरों के, तो ही तो मजा आएगा सर। ये सिस्टम पूरा सेडिज्म पे बना हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, हमारा सिस्टम बना ही इस नोयत पे हुआ है कि इस सेडिस्टिक प्रिंसिपल पे बना हुआ है। पता नहीं शकील रामे साहब इस बात को मानते कि नहीं मानते। सर, रेंट सीकिंग जो इकोनॉमीज होती है ना, उनका मकसद यही होता है लोगों को ख्वार करना, लोगों को जलील करना, लोगों के जो क्या कहते हैं उसको मजरू करना, उनकी जो एक हिस्स होती है उसको ख़त्म करना, उनको फ़कीर बनाना, भिकमंगा बनाना। और फिर इसी अप्रोच का नतीजा होता है बाद में कि जो IMF के पास जाकर कचकोल लेकर दुनिया में हर किसी से भीख मांगना, अगर कोई भीख दे तो उससे भीख खुशी से लेना, अगर कोई भीख ना दे तो उसे गालियां देना शुरू कर देना। जैसे आपको पता है कि पहले इन्होंने मांगे थे मशरिक़ वस्ता के लोगों से पैसे, उन्होंने नहीं दिए, शेखों ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने गालियां बकना शुरू कर दी, फिर शेखों ने पैसे दे दिए, इन्होंने कहा तू हमारा भरा है, तू हमारा गिराई है। तो ये अप्रोच पूरे कंट्री की यही है। पता नहीं शकील रामे साहब इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। मैंने जो देखा आज तक, ये ख्वारियां इसलिए क्रिएट की हैं ताकि अवाम ख्वार हो, टेंशन में आए, तबाह हो, उसके ज़हनी सुकून चला जाए। जी जी शकील रामे साहब, क्या कहते हैं आप? देखें, जो कि बड़ा इन्वेस्टर है या कि बड़ा सनतकार है, उसको तो मसाइल ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके तो यानी कि उसने कौन सा जाना खुद होता है। ये तो मसाइल होते हैं जो SMEs के हैं। ये अदरीस साहब इससे एग्री करेंगे। और SME ही किसी मुल्क की जान होती है इकानमी की। अभी भी देखिए, हम जर्मनी की मिसाल देते हैं तो मोर देन 54% उनकी जो GDP है वो SME से आता है। अगर चाइना की मिसाल देते हैं तो 60%। आप दुनिया में देखते जाएं, SME ही जान होती है किसी इकानमी की।
और हमने एसएमई को ही स्क्वीज करते हैं हर्डल क्रिएट कर। जिस तरह पे दरीस साहब बात कर रहे थे, 17 लाख देने के लिए उनको नए डिपार्टमेंट शायद हो सकता है कि 34 लाख लगाना पड़े। अब होना यही है, क्योंकि आपने उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट इरेक्ट करेंगे, लोगों को देखेंगे, उनकी गाड़ियां आएंगी, उनका पता क्या क्या आएगा और सब, यानी कि एक नया आपने ड्रामा शुरू कर देना है। एक चीज। दूसरा, मैं ना जब लास्ट टाइम बजट आया था तो मेरे ना किस प्रोग्राम पे था, तो जुबैर मोतीवाला साहब ने एक बात बड़ी इंफॉर्मेटिव की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है मगर एक्सपोर्टर कम हुआ है। अब ये बड़ी एक परेशान बात है कि यानी कि आपके जो बड़े हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको जो बेनिफिट मिलता है, उनको जो मसाइल ही नहीं है। जिस तरह दरीस साहब बात कर रहे थे, यानी कि 1 करोड़ का करना है, अगर कोई 2 करोड़ का, उनके लिए तो मायने नहीं है वो जो है। अब देखिए यहाँ मैं बात कहता हूँ कि आपने एसएमईज को स्ट्रेंथन कैसे करना है। स्ट्रेंथन करने का मतलब है आप कंसंट्रेशन ऑफ मनी को रोक रहे हैं कि एक चंद हाथों में सारा पैसा ना चला जाए। अगर चंद हाथों में चल जाएगा फिर अमेरिका जैसी सिचुएशन होगी, या अमेजोन, एप्पल और ये क्या कहते हैं फेसबुक जैसे, ये तो होंगे $1 ट्रिलियन की कंपनी। इनक्वालिटी उसके आज भी 11% लोग पॉवर्टी से, इनक्वालिटी बढ़ेगी। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। मेरी ख्वाहिश तो, आप इतनी प्यारी बात कर रहे हैं शकील रामे साहब, मुझे आपको दोबारा से तकलीफ देनी पड़ेगी आगे आने के अंदर, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये अमेरिका में भी बड़ा उन्होंने नुमायां करके बताया। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। इस मुल्क के अंदर एक सियासतदान की जो अप्रोच थी कि खाओ और खाने दो, मेरा मतलब जियो और जीने दो, आप समझ तो गए मैं किस सियासतदान की बात कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। आजकल टिप टॉप चल रहे हैं, आप देखें बाकी सब पे नाम आ रहे हैं लेकिन ये हमारे भाई बचे हुए हैं, कहीं हाजिरी देने नहीं जा रहे। दरीस साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो गया, उसी उसूल पे चलें, बस समझ गए आप बात। लेट्स वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।